जो पढ़ रहे थे अपना चौथा चैप्टर पढ़ रहे थे इतिहास के अंदर, ठीक है, वन्य समाज और उपनिवेशवाद। सीधी सी बात है, अपन जो भी पढ़ेंगे इस चैप्टर के अंदर वो वन के आसपास पढ़ेंगे, जो भी वन से हमें मिलता है, क्या है वनों के लिए, क्या फायदा, वनों का नुकसान क्या, अगर वन ज्यादा होंगे तो क्या है, वन कम होंगे तो क्या है, कम हुए तो क्यों कम हुए, ज्यादा है तो ज्यादा क्यों हुए, क्या नीतियां लगाई गई, कौन कौन से वन संरक्षित होते हैं, कौन कौन से नहीं। तो नोट्स के अंदर आते हैं सबसे पहले युद्धों से जंगलों को प्रभावित होने के कारण। अगर युद्ध हो रहा है तो युद्ध की वजह से जंगल प्रभावित हुए, मतलब जंगल कम क्यों हुए, युद्ध का ऐसा क्या कारण रहा कि उनसे जंगल खत्म हो गए। तो पहला, युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों का अंधाधुंध काट दिया जाता था। अब आप भाई देखोगा ना, आपने वो तोप वोप लाने ले जाने के लिए लकड़ियों की वो बैलगाड़ियां होती थी, वो बनाएंगे तो लकड़ी से आप, ठीक है। तो ये ध्यान रखना कि युद्धों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए वृक्षों को अंधाधुंध काट दिया जाता था। अगर युद्ध छिड़ रहा है कहीं पे तो आसपास के जंगलों को काट दिया जाता था, ठीक है। दूसरा, शत्रु द्वारा वनों पर अधिकार के डर से कभी कभी सरकारें वनों को काटना आरंभ कर देते थे। अब सरकार को ये डर था कि अगर हम हार गए कहीं पे, हम हार गए कहीं पे, तो जो शत्रु होगा वो हमारे जंगलों पर कब्जा कर लेगा और कब्जा करके वो काट लेगा इन लकड़ियों को। भाई लकड़ियां तो चाहिए ना, वो स्लीपर बना रहे थे अपन, ठीक है ना, ट्रेनों के नीचे वो पटरियों के लिए बना रहे थे ना, तो वो आपको बताया था 1760 से 2000 चाहिए, कितने मील के लिए, 1 मील के लिए, 6 मील था, 1 मील था, 1 मील के लिए। तो अगर वो शत्रु काट लेंगे तो वो ले जाएंगे लकड़ियों को, हम क्या करेंगे फिर। तो उन्होंने कहा कि शत्रु आए उससे पहले हम जंगल को काट के क्या कर देते, साफ। तो शत्रुओं के द्वारा वनों पर अधिकार के डर से कभी कभी सरकारें खुद वनों को काट देती थी। दूसरा, जावा पर, अभी कोई शहर है जावा पर, जापानियों के कब्जे से ठीक पहले डचों ने इसी प्रकार की नीति अपनाई थी। जावा जो है, जावा पर जापानियों के कब्जे से, जावा कोई शहर है जिस पर जापानी कब्जा करना चाह रहे थे, और जापानी जब जावा पर कब्जा करने आ रहे थे ना, तो डच सरकार ने, मतलब वहां के जो डच, फ्रांस के जो थे, ये डच जो होते हैं ना वहां फ्रांस में बोली जाती है, तो वहां के जो लोग थे उन्होंने उनके आने से पहले जंगलों को काट कर क्या कर दिया, साफ कर दिया, ठीक है, ताकि वो नहीं काट पाए। तीसरा, वन अधिकारियों की युद्ध में फंसा दिया जा देखकर, भाई जो वन अधिकारी होते हैं, सपोज करो युद्ध चल रहा है, तो उस जगह के जो वन अधिकारी होंगे, ऑफिसर होंगे, वो सब युद्ध में रहेंगे भागदौड़ में। तो जब वन अधिकारी युद्ध में फंस जाते हैं तो कुछ लोग वनों को काटकर अपनी कृषि भूमि का विस्तार करना आरंभ कर देते हैं, ठीक है। भाई अगर पता है वो है नहीं यहाँ पे, बड़े भाई साहब जो है, बड़े अधिकारी जो है वो कहीं और गए हुए, तो वो क्या करेंगे कि वो वहां पे अपन पीछे से जंगलों को काट कर वहां साफ कर लेते हैं और उस जमीन को अपन रोक कर क्या कर लेंगे, खेती कर लेंगे। तो उन्होंने तो खेती के लिए वनों को काट दिया, लेकिन वन को काट दिया, उस वजह से क्या हो गया, नुकसान। युद्धों में व्यस्त हो जाने के कारण सरकारों का ध्यान वनों को सुव्यवस्थित ढंग से विकसित करने के कार्यों से हट जाता था। अब इस सरकार जो है वो युद्ध की ओर आकर्षित हो जाती, वनों पर किसी प्रकार का कोई ध्यान नहीं देती थी, ठीक है। और परिणाम स्वरूप बहुत से वन लापरवाही का शिकार हो जाते थे, जिससे घास जो होती है वो बड़ी बड़ी हो जाती है, उससे जो छोटे पेड़ पौधे होते हैं वो वैसे खत्म हो जाते हैं, ठीक है। आग लग रही है तो लगने दो, वो तो वन युद्ध में व्यस्त है। तो ध्यान रखना, युद्ध की वजह से जंगलों का खत्म होने का पहला, युद्ध की आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती थी, शत्रुओं के डर से खुद ही काट देते थे। वन अधिकारी जो थे वो युद्ध में फंस जाने के कारण या युद्ध में व्यस्त होने के कारण, जो ग्रामीण होते थे वहां के आसपास के, वो खुद वनों को काट के कृषि का विस्तार करते थे, और युद्ध में व्यस्त हो जाने के कारण वो वनों के लिए कोई अच्छी नीतियां नहीं बना पाए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना वन का। अब अगर क्वेश्चन आ जाए कि वन हमारे लिए इतने इंपॉर्टेंट है ही क्यों सर, हम वनों को बचाए क्यों, वन हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्यों है, तो मनुष्य के लिए वनों की आवश्यकता के कारण अथवा वन क्षेत्र को बढ़ावा देने की आवश्यकता क्यों है। भाई हमें वनों की आवश्यकता क्यों है, या हमें वनों को बढ़ाने की, कहाँ खो रहे हो सारे के सारे, वो पीछे वाले खो रहे हैं, तो यही है, ठीक है। वन क्षेत्र को बढ़ाने की आवश्यकता क्यों है, तो देखो वन से हमें क्या प्राप्त होता है, वन से हमें उत्पादों की प्राप्त होती है। कौन से उत्पाद, वनों से हमें उद्योग के लिए कच्चा माल मिलता है, क्या मिलता है शिरा, कच्चा माल, इमारती लकड़ी, जलाऊ लकड़ी, सूखी लकड़ी बोलते हैं जिसको जलाने की लकड़ी, थोड़े थोड़े जानते हो, बांस, गोंद, शहद, घास, फल फूल, जड़ी बूटियां, मसाले, रेशम तथा अन्य कच्चा माल प्राप्त होता है। भाई वनों से तो प्राप्त होता ही अपन को। अभी हालांकि ऐसा कुछ है नहीं, ये मैंने भी आज तक किताबों में पढ़ा कि अपन को ये सब मिलता है, जंगल ही नहीं देखा मैंने आज तक। कोई देखा है जंगल, काकड़, अपने गांव के काकड़ नहीं, जंगल जंगल होता है सर, यहाँ पे तो बवड़िया होता है, बवड़िया, जिस देसी बवड़िया, ठीक है, जानते हो बवड़िया, आप जानते हो बवड़िया, क्या बोलते हैं बवड़िया, बवड़िया जानते हो, हाँ आप मैम, आप जानते हो बड़े मैम, ठीक है, आओ, अरे आओ आओ, तभी तो बड़ी मैम लगा के बोलो उनको, बड़ी मैम, दिस इज बिगेस्ट। आओ, दूसरा, तो हमें वनों से ये प्राप्त होता है, अगर हम वनों को खत्म कर देंगे तो ये सब खत्म हो जाएंगे, फिर राशन का दान खाना पड़ेगा। आओ, दूसरा,
पर्यावरण संरक्षण तथा पारिस्थितिकी को संतुलन बनाए रखने को। आपको पता है कि आप जितने मनुष्य आपको कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हो आप और ऑक्सीजन लेते हो, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी? वन ही तो बनाएंगे ना। तो वन ऑक्सीजन बनाएंगे तभी तो आप कार्बन डाइऑक्साइड लोगे। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वन, वो जो पेड़ पौधे होते हैं वो अपने भोजन के रूप में काम में लेते हैं। अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, ठीक है ना, अपन कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं और ऑक्सीजन ग्रहण करते हैं, जबकि पेड़ क्या करते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं। अगर आपने पेड़ों को हटा दिया तो जितने भी वो 21% ऑक्सीजन पड़ते हो ना वायु के अंदर, 21% ऑक्सीजन है वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सब उसको उपयोग करें, बनेगी नहीं ना फिर। तो ध्यान रखना, पर्यावरण के संतुलन को बनाए रखने के लिए भी वन की आवश्यकता है। प्रजाति संरक्षण, अब वहीं पे रहते, जैसे वो तुम कह रहे थे वो नड़ू के अंदर वो आगे क्या कहते हैं, वो एलियन नहीं, उसका क्या नाम है, उसको वो आता है ना रे यार, लंगूर नहीं, उसका नाम मैं भूल गया, उसका ना वो छाड़ा छाड़ा छाड़ा, जानते हो छाड़ा? छाड़ा छाड़ा, वो तो शाड़ी होती है, छाड़ा शाड़ो बोलते हैं ना अपन, शाड़ो, ठीक है ना। यू हाँ, तेंदुए की, मेरी गलती। आओ तेंदुए की बात करते हैं, तेंदुए की बात करते हो। अब वहां से अगर सपोज करो कोई शेर है, ठीक है, अब शेर बाहर आ गया तो इसका मतलब क्या है भाई? जंगल से बाहर आ गया, इसका मतलब क्या है? वहां पे उसको कोई दिक्कत हुई होगी तभी तो बाहर आया होगा। ऐसा तो है नहीं आज महीने बाहर घूम के आते, कोई परेशानी होती, मतलब या तो उसका आवाज छिन गया। तो ध्यान रखना, अगर जंगल खत्म हो रहे हैं तो उनके साथ साथ कई प्रजातियां भी नष्ट हो रही है, ठीक है। कभी उड़ने वाली गिलहरी देखी है? मैंने भी नहीं देखी। प्रजापति संरक्षण, प्रजापति क्या रे? प्रजाति संरक्षण, प्रजाति संरक्षण। वनों से हमें वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां मिलती है, ठीक है ना। जंगल में जाना, छोटे मोटे कीड़े दिखते रहते हैं, अपने यहाँ पे कीड़ी मतोला, ठीक है ना, ये दिखता है बस, और कुछ नहीं है। और वो एक चिपकली दिख जाएगी, बाहर जाओगे गाय कुत्ता दिख जाएगा, कभी कभी सुअर भी दिख जाएगा। कभी कभी दिखता है कि रोज दिखता है? अभी नहीं दिखता। चलो आओ। तो वहां पे ध्यान रखना, ये यहाँ पे नहीं रहती, वनों के अंदर अन्य वन्य जीवों तथा वनस्पतियों की हजारों प्रजातियां मिलती है। अमेजोन या पश्चिमी घाट, पश्चिमी अमेजोन के जो जंगल होते हैं वो पढ़ोगे ना, अमेजोन, अमेजोन जंगल की बात कर रहा हूँ। अमेजोन जंगल या पश्चिमी घाट के जंगलों के एक ही टुकड़े में पौधे की 500 अलग अलग प्रजातियां मिल जाती है। एक टुकड़े की बात करोगे ना, वहां भी आपको 500 अलग अलग प्रकार के पौधे मिल जाएंगे। तो ध्यान रखना, अगर जंगल है तो प्रजातियों का अस्तित्व है, अगर जंगलों को किसी प्रकार कोई खतरा या नुकसान होता है तो प्रजातियां भी क्या हो जाएगी? नष्ट। तो हमें वनों को बचाने की आवश्यकता क्यों है? ताकि ये प्रजातियां बची रह सके, ताकि पर्यावरण का संतुलन बना रह सके, हमें ये उत्पाद प्राप्त हो सके। अगला, घुमंतू कृषि किसे कहते हैं? घुमंतू कृषि। अब इसमें क्या होता है, घुमंतू कृषि में जंगल खड़े कहीं पे, ठीक है, तो किसान जो होगा, कोई भी मजदूर वर्ग कोई भी किसान होगा, वहां जाएगा, उस जंगल को जो जहां पे सपोज करो जंगल साफ कर लेगा अपनी खेती जितना, कि मुझे इतने बीघा में खेती करनी है, तो उत्ते पे जो पेड़ लगे हुए ना बड़े बड़े या जो भी है, उसको पूरे को साफ कर लेगा। अब वो जो जंगल, आपको पता है वन की जो भूमि होती है वो उपजाऊ होती है, तभी तो इतने बड़े बड़े पेड़ होते हैं। तो वो उपजाऊ भूमि जो होती है उसमें से वनों को साफ कर देगा और खुद खेती कर लेगा। अब खुद कितने साल तक खेती करेगा? साल, 2 साल, 3 साल तक। अब जैसे ही उपजाऊ खत्म हो जाएगी उसमें से, उसको छोड़कर फिर कहीं और चला जाएगा और फिर वहां पे वन करना शुरू कर देगा, फिर वहां पे वनों को साफ करके खेती करना शुरू कर देगा। तो घुमंतू कृषि किसे कहेंगे? जो घूम घूम कर की जाती है, यानी जहां पर एक वनों को साफ करके खेती की जाती है और भूमि में से उर्वरता खत्म होने के बाद दूसरी जगह पे जाकर खेती की जाती है, उस जमीन को छोड़ दिया जाता है, ठीक है। ऐसे नहीं कि माँ कहते तो हो गई मैं करते रहना, नहीं, वो अगर नहीं हो रहा तो छोड़ देंगे, दूसरी जगह चले जाएंगे, ठीक है। तो ध्यान रखना, ये कहाँ पे होती है ज्यादातर? एशिया, एशिया महाद्वीप की बात हो रही है, जिसमें भारत भी आ जाते हैं। एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका, अमेरिका, एशिया, अफ्रीका, दक्षिण अमेरिका के अनेक भागों में खेती की एक परंपरागत तरीका होता है, ये वहां पे खेती का एक तरीका है। इसमें किसी स्थान पर स्थायी रूप से खेती नहीं की जाती है, एक फिक्स जगह नहीं होती है। यहाँ पे उपजाऊ है, अगर उपजाऊपन खत्म तो दूसरी जगह जाके खेती करेंगे। इस कृषि के लिए जंगल के कुछ भागों को बारी बारी से काटा जाता है और जलाया जाता है। भाई पहला इतना सा काट लेंगे, फिर अगले वो 3 साल बाद दूसरा काट लेंगे, तो बारी बारी से काटा जाता है। और मानसून की पहली बारिश के बाद, मानसून की पहली बारिश जो बरसात होती है उसमें इस राख, राख क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि जंगलों को जलाकर ही तो साफ करते हैं, तो वो जो राख होती है उसमें बीज बो दिए जाते हैं और अक्टूबर नवंबर में फसल काटी जाती है, ठीक है। और इन खेतों के कारण क्या हो रहा है, सर्वाधिक यूं बोल सकते हो आप, वनों को नुकसान हो रहा है, ठीक है सर, क्लियर है? ओके, चलते आगे, ठीक है। ये कोई बंद कर दो, संस्कृत निकालो शेरा।